नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीआईबी के पेपर 1 की यूनिट 33 जिसका नाम है रीस्ट्रक्चरिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी। अब इस यूनिट में हम जानेंगे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट क्या है, स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या है, एनपीएज़ क्या होते हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हम किन्हें घोषित करते हैं, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स किनको कहा जाता है, ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं बैंक के पास जब कोई एसेट स्ट्रेस्ड हो जाता है, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एडवांस बाय बैंक्स में, फ्रेमवर्क जो अवेलेबल है बैंक्स के पास फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट और स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट और सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये सभी टॉपिक हम सभी जो टर्मिनोलॉजी है ये क्या-क्या है, इनका मतलब क्या है, ये हम इस यूनिट में समझेंगे। तो साथियों, पहला टॉपिक जो है हमारा वो है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट, स्ट्रेस्ड एसेट और एनपीए। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट मीन्स इनएबिलिटी or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading or any financial transaction। किसी भी कस्टमर के द्वारा या काउंटर पार्टी के द्वारा कोई इनेबिलिटी होती है उसके पार्ट पे, या तो वो इनेबल है या फिर वो अनविलिंग है। किस लिए? टू मीट कमिटमेंट, जो भी उसके कमिटमेंट हैं इन रिलेशन टू लेंडिंग, जो उसको लोन दिया गया है उसके रिलेशन में जो उसके कमिटमेंट हैं, या फिर ट्रेडिंग के रिलेशन में, या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिलेशन में। इन तीनों के रिलेशन में जो भी कस्टमर के कमिटमेंट हैं, कस्टमर या काउंटर पार्टी के जो भी कमिटमेंट हैं, अगर वो उन्हें मीट करने में असफल रहता है, या तो वो इनेबल है या फिर वो अनविलिंग है। मतलब या तो उसके पास उतने सोर्स ऑफ फंड्स नहीं है, उसके पार्ट पे कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो एक कमिटमेंट मीट नहीं कर पा रहा है, या फिर सब कुछ होते हुए भी वो जानबूझकर अनविलिंग है अपने कमिटमेंट को मीट करने के लिए। इन दोनों ही कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होती है तो उसे हम क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कहते हैं। अब ये किस तरह से हो सकता है? दिस में टेक प्लेस इन फॉलोइंग फॉर्म्स। क्या-क्या सिनेरियो हो सकते हैं? डायरेक्ट लेंडिंग के केस में जहाँ पर सीधे लोन दिया गया है कस्टमर को, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या फिर दोनों, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट और मतलब या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या फिर दोनों अमाउंट मे नॉट बी रीपेड एज पर टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। जब भी कोई लोन दिया जाता है तो उसके रीपेमेंट के कुछ टर्म्स होते हैं, उसके अनुसार उन रीपेमेंट के टर्म्स के हिसाब से अगर प्रिंसिपल का या इंटरेस्ट का या फिर दोनों का पेमेंट नहीं किया जाता है तो उस केस में वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट होता है। गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी या एलसी, इनके केस में क्या होता है? फंड्स मे नॉट बी फोर्थकमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपॉन द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी। अब इसमें हम साथियों, हमें पता है कि गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में क्या होता है, डायरेक्ट लायबिलिटी बैंक की तब नहीं होती है जब वो एलसी इशू करता है या गारंटी इशू करता है। लायबिलिटी तब होती है जब एक बार या तो गारंटी इन्वोक कर दी जाती है या डिवॉल्वमेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हो जाता है, यानी कि बेनिफिशियरी जो है उसका वो क्लेम करता है बैंक से पैसे और बैंक उसको पेमेंट करता है। अगर वो तब उसकी जो लायबिलिटी है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है बैंक की। और एक बार जब बैंक की लायबिलिटी क्रिस्टलाइज हो गई, यानी कि बैंक को जब उसका पेमेंट करना पड़ गया बेनिफिशियरी को, तो बैंक इन टर्न क्या करेगा, जिसके फेवर में बैंक ने एलसी या बीजी जारी की है उससे अपना पैसा डिमांड करेगा। अपने कस्टमर जिसके फेवर में बैंक ने ये फैसिलिटीज़ दी थी उनसे कहेगा कि आप हमारा पैसा हमें वापस लौटाइए, क्योंकि हमें ये पैसा वहाँ जो बेनिफिशियरी हैं बीजी के या एलसी के, उनको ये पैसा देना पड़ गया। अब अगर उस केस में वो कस्टमर उन बैंक को पैसा नहीं लौटाता है तब उस केस में क्रेडिट डिफ़ॉल्ट होता है। ट्रेजरी ऑपरेशंस के केस में क्या होता है साथियों? द पेमेंट और सीरीज ऑफ पेमेंट ड्यू फ्रॉम द काउंटर पार्टीज अंडर द रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में नॉट बी फोर्थकमिंग और सीजेस। जो पेमेंट ड्यू हैं काउंटर पार्टीज के द्वारा, अगर वो नहीं आते हैं, या तो कोई सिंगल पेमेंट या फिर सीरीज ऑफ पेमेंट, वो अगर नहीं आते हैं रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है, तो उस केस में भी उसको हम क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। इन केस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस, जो सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस है उस केस में अगर फंड्स या सिक्योरिटीज सेटलमेंट में नॉट बी इफेक्टेड, नहीं अगर हो पाता है फंड्स का या सिक्योरिटीज का सेटलमेंट, उस केस में वो भी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर यानी कि केस में क्या होता है, द अवेलेबिलिटी एंड फ्री ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी फंड में ईदर सीज और रेस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड बाय द सॉवरेन। अब क्रॉस बॉर्डर एक्सपोजर के केस में या तो अवेलेबिलिटी
या फिर फ्री ट्रांसफ़र जो फ़ॉरेन करेंसी का हो रहा है, वो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं या तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। तो ये भी हमारा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में चला जाता है। अब साथियों स्ट्रेस्ड एसेट क्या होते हैं? स्ट्रेस्ड एसेट आर दोज़ एसेट इन व्हिच द डिफ़ॉल्ट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड और व्हिच आर फेसिंग अ रीज़नेबली सर्टेन प्रॉस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब स्ट्रेस्ड एसेट साथियों उनको कहेंगे या तो उन एसेट में, एसेट कौन होंगे? लोन जो बैंक के हैं, या तो उनमें ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट हो चुका है या फिर कुछ इस तरह से उनके जो साइन्स आ रहे हैं, सिग्नल जो इस तरह के आ रहे हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि वो प्रॉस्पेक्ट हैं डिफ़ॉल्ट के। उनमें फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट होने के काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल चांसेस लग रहे हैं। तो ऐसे सभी एसेट्स को हम स्ट्रेस्ड एसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है द टर्म लोन फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट implementation of which has been abandoned is a stressed asset even though the repayment has not yet fallen due as per the repayment terms। अब मान लीजिए कोई टर्म लोन दिया गया है किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उस प्रोजेक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो क्या हो जाता है? विच हैज़ बीन अबेंडन्ड, वो बंद कर दिया जाता है, उसका काम रोक दिया जाता है। तो वो अपने आप में एक स्ट्रेस्ड एसेट हो जाएगा तभी से। इवन दो हालांकि रीपेमेंट जो है अभी ड्यू नहीं है, रीपेमेंट ड्यू नहीं है, फिर भी हम उसको स्ट्रेस्ड एसेट कहेंगे क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया गया है तो वो स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब ये तो बात हुई साथियों क्रेडिट डिफॉल्ट और स्ट्रेस्ड एसेट की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एनपीएस। अब एनपीए क्या होते हैं? आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है, आरबीआई के डायरेक्टिव हैं कि जो भी बैंक इंडिया में है उनको अपने एसेट्स को यानी कि अपने लोन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करना होगा। या तो वो परफॉर्मिंग होंगे यानी कि स्टैंडर्ड एसेट होंगे, या फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगे। दो कैटेगरी में बांटना है। जो एनपीएस हैं यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उनको फर्दर हम तीन भागों में, तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहला है सब स्टैंडर्ड, दूसरा है डाउटफुल, तीसरा है लॉस एसेट। सबसे पहले जो टोटल एसेट है उनको हम क्लासीफाई करेंगे परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग। जो नॉन परफॉर्मिंग है उनको फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। अब क्लासिफिकेशन जो है ये बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ डिफॉल्ट एंड ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। अब ये तीनों जो कैटेगरी हैं कि किसको हम, है तो सारे एनपीए, अब किसको हम सब स्टैंडर्ड कहेंगे, किसको डाउटफुल कहेंगे या किसको लॉस एसेट कहेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कितने पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना हो गया है, और दूसरा है कि उसमें सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल है। The amount of provision required to be made on the asset portfolio of a bank on its classification into four categories of standard, substandard, doubtful और loss। प्रोविजनिंग जो बैंक को करनी होती है वो इन चारों कैटेगरी में के किस कैटेगरी में वो पर्टिकुलर जो लोन है या जो एसेट है वो फॉल करता है, उसके हिसाब से बैंक को प्रोविजनिंग करनी होती है। जो स्टैंडर्ड है उसमें सबसे कम है, सब स्टैंडर्ड में ज़्यादा है, डाउटफुल में और ज़्यादा है, और लॉस में पूरा ही प्रोविजनिंग करनी होती है। बैंक शुड बिल्ट अप प्रोविजनिंग बफर फॉर एब्जॉर्बिंग लॉस इन द डाउन टर्न। तो बैंक को क्या करना चाहिए? प्रोविजनिंग बफर्स बनाकर रखने चाहिए ताकि अगर फ्यूचर में जो लॉसेज होंगे, डाउन टर्न में जो लॉस होंगे, उनको वो एब्जॉर्ब कर सके, एडिक्वेट अमाउंट हो ताकि वो प्रोविजनिंग की जा सके। द एडिक्वेसी ऑफ दिस बफर इज इंडिकेटेड बाई प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, पीसीआर। अब इस बफर की जो एडिक्वेसी है, कितना सफिशिएंट होगा, उसका पता हम लगाते हैं पीसीआर से, यानी कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो से, which is the ratio of provisioning of gross non-performing asset and indicate the extent of fund a bank can kept aside to cover loan asset। तो ये जो रेशियो है पीसीआर, ये रेशियो है किसका? रेशियो ऑफ प्रोविजनिंग टू ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इससे पता लगता है कि बैंक कितने फंड सेट असाइड रख सकता है, एक तरफ रख सकता है टू कवर लोन लॉसेस। जो भी लोन में लॉस होने वाले हैं उनके लिए कितना पैसा वो बैंक एक तरफ रख सकता है। द कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस ऑन दिस आर अवेलेबल इन देयर मास्टर सर्कुलर 1 जुलाई 2015। तो आरबीआई का जो सर्कुलर है 1 जुलाई 2015 का, उसमें इसके बारे में कंसोलिडेटेड गाइडलाइंस दी हुई हैं। नेक्स्ट साथियों हमारी जो टॉपिक आता है वो है विलफुल डिफॉल्टर्स। तो विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं? डिफॉल्ट के बारे में हमने पढ़ा साथियों, क्रेडिट डिफॉल्ट के बारे में। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि विलफुल डिफॉल्टर, विलफुल मतलब अपनी मर्जी से। द डिफॉल्ट इन पेमेंट एज पर एग्रीड टर्म कुड बी इंटेंशनल और ड्यू टू रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बोरोवर। अब जो लोन में डिफ़ॉल्ट हो रहा है, एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से लोन रीपे नहीं किया जा रहा है, वो डिफ़ॉल्ट या तो
दो रीज़न से हो सकता है, या तो कोई ऐसा रीज़न है, कोई ऐसी वजह हो जाती है कि जो कि कंट्रोल से बाहर है बोरोवर के। बोरोवर बीमार हो जाता है, उसके अर्थक्वेक आ जाता है, सारा बिजनेस डूब जाता है। कुछ इस ऐसा होता है जिसमें बोरोवर का कंट्रोल नहीं है, या फिर वो इंटेंशनल होता है, यानी कि सब कुछ है, सही चल रहा है, लेकिन तब भी वो पैसा वापस नहीं कर रहा है। द इंटेंशनल डिफॉल्ट इज रिफर्ड एज विलफुल डिफॉल्ट। अब यही जो इंटेंशनल डिफॉल्ट होता है, जिसमें बोरोवर सब कुछ सही होने के बाद भी बैंक के जो कमिटमेंट हैं बैंक के साथ उसके, उनको मीट नहीं करता है, उसी को हम इंटेंशनल जो डिफ़ॉल्ट किया जाता है उसी को हम विलफुल डिफ़ॉल्ट कहते हैं। आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से जो डेफिनेशन है वो ये है, विलफुल डिफ़ॉल्ट वुड बी डीम्ड टू हैव अकर्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नोटेड। अब नीचे जो इवेंट दिए हुए हैं उनमें से कोई भी इवेंट अगर होता है तो उसको हम विलफुल डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि पहला है हमारा, द यूनिट हैज़ डिफ़ॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर इवन व्हेन इट हैज़ द कैपेसिटी टू ऑनर द सेड ऑब्लिगेशंस। जो रीपेमेंट करने के ऑब्लिगेशंस थे उन लेंडर की तरफ, उनको करने के लिए यूनिट जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देती है। इवन व्हेन, जबकि उसके पास कैपेसिटी है टू ऑनर सेड पेमेंट, उसके पास कैपेसिटी है कि वो उन ऑब्लिगेशंस को ऑनर कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है, तो उसको हम विलफुल डिफॉल्ट कहेंगे। सेकंड है, द यूनिट हैज़ डिफॉल्टिंग इन मीटिंग इट्स पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर एंड हैज़ नॉट यूटिलाइज्ड द फाइनेंस फ्रॉम द बोरोवर फॉर स्पेसिफिक पर्पज फॉर विच फाइनेंस वाज अवेल्ड। दो चीज़ें हैं, एक तो जो बोरोवर है उसने अपने जो पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन थे लेंडर के साथ वो भी फुलफिल नहीं किए हैं, उसमें डिफ़ॉल्ट किया है। साथ ही जो फंड्स मिले थे, फाइनेंस जो हुआ था लेंडर की तरफ से, स्पेसिफिक पर्पस के लिए फाइनेंस किया जाता है, उस पर्पस में उसने फंड को यूज़ नहीं किया, बट हैज़ डाइवर्टेड द फंड फॉर अदर पर्पजेस। जबकि उसने उस पैसे को, फंड को डाइवर्ट कर दिया, किसी और चीज़ में उसने फंडों को लगाया। जिस काम के लिए लोन दिया गया था वो उस जगह उसने वो पैसा नहीं लगाया। द यूनिट हैज़ डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर एंड हैज़ साइफंड ऑफ फंड so that the fund have not been utilized for a specific purpose for which finance was availed of, and nor the fund available with the unit in the form of their other asset। अब एक तो हमने डाइवर्जन ऑफ फंड की बात की, सेकंड इसमें यह है कि एक तो डिफॉल्ट किया है पर्सन ने, दूसरा उसने क्या किया है, साइफनिंग ऑफ फंड की है। अब ये साइफनिंग ऑफ फंड सिमिलर है, काफ़ी कुछ सिमिलर है डाइवर्जन ऑफ फंड से, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है दोनों में। इनको हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं साथियों। साइफनिंग आप ये जान लीजिए कि थोड़ा सा सिमिलर है डाइवर्जन ऑफ फंड के, लेकिन थोड़ा अलग भी है। द यूनिट हैज़ डिफॉल्टेड, नेक्स्ट है हमारा, द यूनिट हैज़ डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स पेमेंट रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू द लेंडर एंड हैज़ ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ रिमूव्ड द मूवेबल फिक्स्ड एसेट और इमूवेबल प्रॉपर्टी गिवन बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग विदाउट द नॉलेज ऑफ बैंक। अब एक तो वो पैसा वापस नहीं दे रहा है बैंक का, जो पर्सन है, यूनिट है, जो बोरोवर है, उसके साथ साथ उसने क्या किया, जो सिक्योरिटी दी हुई थी, चाहे तो वो प्राइमरी सिक्योरिटी थी, मूवेबल सिक्योरिटी थी या आईपी थी कोई, उसको भी उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया। यानी कि जो प्रॉपर्टी आईपी उसने लगाई थी वो उसने मान लीजिए बेच दी किसी को, उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, और बैंक की तरफ से, बैंक में वो जबकि सिक्योरिटी रखी गई थी और बैंक को इसका पता भी नहीं है, विदाउट नॉलेज ऑफ परमिशन, नॉलेज या परमिशन के बैंक के बिना। तो ये सारी, अगर कुछ इनमें से कुछ होता है, इन चारों केस में से कोई केस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विलफुल डिफॉल्टर के केस में वो आएगा। नेक्स्ट टॉपिक साथियों है हमारा डाइवर्जन एंड साइफनिंग ऑफ फंड। अब डाइवर्जन एंड साइफनिंग ऑफ फंड क्या होता है, पहले हम देखते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड साथियों क्या होता है। डाइवर्जन ऑफ फंड का मतलब है शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू इंक्लूड एनी वन ऑफ द फॉल अंडर नेटेड अकरेंस। तो डाइवर्जन ऑफ फंड हम कब कहेंगे, जब इन किसी सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन होगी उसको डाइवर्जन ऑफ फंड कहेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फंड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस नॉट इन कन्फॉर्मिटी विद द टर्म्स ऑफ सैंक्शन। किसी बोरोवर को शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, कैश क्रेडिट वगैरह अगर दिया गया है और उस कैश क्रेडिट से वो क्या करता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ करता है, कोई लॉन्ग टर्म कोई एसेट ऐसा खरीद लेता है, कोई आईपी खरीद लेता है, फैक्ट्री में, बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में लगा देता है, तो उसे भी हम डाइवर्जन ऑफ फंड कहेंगे। चाहे भले ही इस केस में क्या है, उसने उसी फैक्ट्री में उसी बिजनेस के लिए फंड का यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि वो फंड दिए गए थे शॉर्ट टर्म के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, उसने उसे वर्किंग कैपिटल में ना लगाकर फिक्स्ड एसेट में, लॉन्ग टर्म एसेट में लगाए हैं, उसको भी हम डाइवर्जन ऑफ फंड कहेंगे। नेक्स्ट है डिप्लॉइंग बोरोड फंड फॉर पर्पस एक्टिविटी और क्रिएशन ऑफ एसेट अदर देन दोज फॉर विच द लोन वाज सैंक्शन। किसी भी ऐसे पर्पस में, ऐसी एक्टिविटी में या ऐसे एसेट के क्रिएशन में उन फंड को यूज़ किया है जिसके लिए लोन सैंक्शन नहीं किया गया था। लोन किसी एक एसेट के लिए सैंक्शन किया गया था, उसमें ना यूज़ करके, मान लीजिए लोन दिया गया मशीनरी के लिए,
तो वो उस पैसे से अगर मशीन नहीं खरीदता है वो पर्टिकुलर, जबकि वो पैसा वो बिल्डिंग बनवाने में लगा देता है, तो वो भी हमारा डाइवर्जन के केस में आएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफरिंग बोरोड फंड टू द सब्सिडरीज, ग्रुप कंपनीज और अदर कॉर्पोरेट्स बाई वट एवर मोडालिटीज़। यानी कि एक कंपनी को फंड दिया गया, उसने क्या किया, उस लोन को रूट करके कहाँ पहुँचा दिया, अपनी ग्रुप कंपनीज में या दूसरे कॉर्पोरेट में पहुँचा दिया, चाहे वो किसी भी मीन्स के द्वारा किया गया हो, डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया गया हो या फिर कोई और उसमें मेथड यूज़ किया गया हो, लेकिन एक्चुअल में जो फंड यूटिलाइज़ हुआ वो उस फर्म में ना होके उसकी किसी दूसरी फर्म में उसने यूज़ किया, तो वो भी डाइवर्जन ऑफ फंड है। रूटिंग ऑफ फंड थ्रू एनी बैंक अदर देन लेंडर बैंक और मेंबर ऑफ कंसोर्शियम विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ लेंडर। एक बैंक से लोन लिया है, सीसी ली है, जबकि उसकी सेल्स प्रोसीड जो है वो उसमें आनी चाहिए, पूरा उसमें पूरा पैसा आना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस पैसे को किसी दूसरे बैंक के अकाउंट के थ्रू रूट कर रहा है। मान लीजिए उसने लोन लिया है एसबीआई से और वो करंट अकाउंट एक किसी और बैंक में मान लीजिए पीएनबी में खुलवा लेता है और सारा पैसा जो है वो पीएनबी के करंट अकाउंट के थ्रू रूट करता है और एसबीआई उसका लेंडर है, तो ये भी एक डाइवर्जन ऑफ फंड हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज बाय वे ऑफ एक्वायरिंग इक्विटीज डेट इंस्ट्रूमेंट विदाउट अप्रूवल ऑफ लेंडर। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बाय वे ऑफ एक्वायरिंग इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, इन सब में इन्वेस्टमेंट करना विदाउट अप्रूवल ऑफ लेंडर, ये भी डाइवर्जन ऑफ फंड के केस में आएगा। शॉर्टफॉल इन डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड vis-a-vis the amount disbursed, drawn and difference not being accounted for। जितना पैसा, जितना फंड उसको डिस्पर्स किया गया है उतना पैसा उसने नहीं लगाया अपने बिजनेस में जिस काम के लिए दिया था, और जो डिफरेंस है उसका भी वो अकाउंट नहीं दे पा रहा है, तो वो भी डाइवर्जन ऑफ फंड है। 1 करोड़ की मशीन खरीदने के लिए पैसा दिया गया था, नई मशीन, वो कहीं से पुरानी कोई बिजनेस है वो क्या करता है, अपनी पुरानी मशीन कहीं से 50 लाख की खरीद लेता है और बाकी 50 लाख कहाँ गए इसका कोई अता पता नहीं है, तो ये भी हमारा डाइवर्जन ऑफ फंड होगा। चाहे भले ही वो मशीन वो परचेज़ कर लाया, लेकिन मशीन के लिए तो 1 करोड़ दिए गए थे, उसने तो 50 लाख ही लगाए, तो बाकी 50 लाख का अगर वो हिसाब किताब नहीं देता है या फिर उनको वापस नहीं करता है, तो वो भी एक डाइवर्जन ऑफ फंड के केस में आएगा। अब साइफनिंग ऑफ फंड साथियों क्या होता है, साइफनिंग ऑफ फंड में के केस में क्या होता है, द टर्म साइफनिंग ऑफ फंड शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू अकर if any funds borrowed from bank FI are utilized for purpose unrelated to the operations of borrower to the detriment of financial health of the entire entity or the lender। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि चाहे भले ही मान लीजिए बैंक ने लोन किया है शॉर्ट टर्म एसेट के लिए, वो लॉन्ग टर्म एसेट में यूज़ कर रहा है, मशीन के लिए दिया है 1 करोड़, उसने 50 लाख की मशीन खरीदी, बाकी का हिसाब नहीं दे रहा है, ये सारे केस जो भी है, लेकिन आप अल्टीमेटली देखो तो पैसा जो है वो लगा तो बिजनेस में ही है, चाहे भले ही वो उस तरह से ना लगा जिस तरह से वो लगना चाहिए था, उस तरह से यूटिलाइज नहीं हुआ, बट इन सभी कंडीशंस में पैसा जो है वो बिजनेस में यूटिलाइज होता है। साइफनिंग ऑफ फंड तब होता है जब वो पैसा बिजनेस से बाहर निकल जाता है, यानी कि उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, जो बोरोवर के ऑपरेशंस हैं, बिजनेस है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसे हम साइफनिंग ऑफ फंड कहेंगे। पैसा लिया था उसने बिजनेस करने को बोरोवर ने, और उसने क्या किया, उसने अपने फॉरेन ट्रिप लेके और बाहर घूम घाम के और उड़ा दिए पैसे, या उसने घर में शादी में लगा दिए, फर्नीचर खरीद लिया, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा अगर होता है तो इसे हम साइफनिंग ऑफ फंड कहेंगे। द डिसीजन एज टू वेदर अ पर्टिकुलर इंस्टेंस अमाउंट टू साइफनिंग ऑफ फंड वुड हैव टू बी अ जजमेंट ऑफ द लेंडर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव बेस्ड फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। अब किसी केस में साइफनिंग ऑफ फंड हुआ है या नहीं हुआ है, इसको डिसाइड करने के लिए जजमेंट लेना होगा लेंडर को बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। कोई पर्टिकुलर केस है, उसमें क्या फैक्ट हैं, कैसे सर्कमस्टांसिस थे, उनको देखकर ही लेंडर को डिसीजन लेना है। नेक्स्ट साथियों हमारा टॉपिक आता है पब्लिशिंग ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ बिलफुल डिफॉल्टर्स। तो ये साथियों आपने कुछ दिन पहले सुना भी होगा कि इसकी बहुत चर्चा चली थी कि जो भी बैंक के जो जिन्होंने लोन लिया है और जानबूझकर देने की कंडीशन में हैं, बिलफुल डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं, तो उनके नाम जो हैं वो पब्लिश किए जाएँ, सबको पता लगे, ताकि उनको थोड़ा-सा शर्म महसूस हो। तो ये इसकी गाइडलाइंस क्या हैं साथियों, वो देख लेते हैं। इन व्यू ऑफ द सेंसिटिविटी इन्वॉल्व्ड एंड नीड टू प्रिवेंट द पब्लिशिंग ऑफ फोटोग्राफ ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोवर गारंटर इन एन इनडिस्क्रिमिनेट मैनर, आरबीआई हैज़ डिसाइडेड एज अंडर। अब ये सेंसिटिव क्योंकि मामला है, सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, और इसीलिए क्या है, आरबीआई ने एक प्रॉपर इसमें गाइडलाइंस बनाई हैं, आरबीआई ने कंडीशंस दी हैं कि किन केसेस में जो बैंक हैं वो विलफुल डिफ़ॉल्टर की फ़ोटो जो है वो पब्लिश कर सकते हैं।
The lending institution can consider publication of photograph for only those borrower, including proprietor, partners, directors, guarantor of borrower firm companies who have been declared as willful defaulter following the mechanism set out by RBI instruction. तो सबसे पहले तो ये है कि केवल उन्हीं की फोटो पब्लिक करने के बाद में बारे में कंसिडरेशन एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन करेगा जिनको आरबीआई के जो मैकेनिज्म है, आरबीआई ने जो मैकेनिज्म सेट किए हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उनके हिसाब से वो विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया हो. This shall not apply to the non-whole time director who are exempted from being considered as defaulter unless the special condition in accordance with these instructions are satisfied. और ये कंडीशन किस पे अप्लाई नहीं होगी? जो नॉन होल टाइम डायरेक्टर हैं. डायरेक्टर दो तरह के होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर और नॉन होल टाइम डायरेक्टर. उनको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो विलफुल डिफॉल्टर घोषित किए जाएं अनलेस क्या हो, स्पेशल कंडीशंस हैं जो इसमें हैं, उनको भी फुलफिल वो सेटिस्फाई की जाती हैं. नेक्स्ट आरबीआई कहता है द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस शैल फॉर्मुलेट अ पॉलिसी विद द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर which clearly sets out the criteria based on which the decision to publish photograph of a person covered in paragraph 1. तो आरबीआई कहता है कि बैंक अपनी एक पॉलिसी बनाए, फॉर्मुलेट करें एक पॉलिसी फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करें, जिसमें क्लियरली क्राइटेरिया हो, सेट आउट क्राइटेरिया हो कि डिसीजन लेने के लिए कि किनका पब्लिश करना है, किनका नहीं करना है, ताकि वो अप्रोच जो है उनकी कैसी रहे, डिस्क्रिमिनेटरी ना रहे और इनकंसिस्टेंट ना हो. ना तो वो डिस्क्रिमिनेटरी लगे, कोई ये ना कहे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, मेरा नाम छपा उसका नहीं छपा, जो उसका भी ऐसा ही था केस था, तो ऐसा ना हो और इनकंसिस्टेंट ना हो. अब नेक्स्ट है हमारा नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स. अब नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर साथियों कौन होते हैं? नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर के बारे में बताया गया है डिटेल में, आरबीआई का सर्कुलर है 22 दिसंबर 2014 का. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं. डेफिनेशन नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर की क्या है? नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर इज वन हु डज नॉट एंगेज कंस्ट्रक्टिवली with his lender by defaulting in timely payment of dues while having ability to pay. डायरेक्टली इंगेज नहीं करता है, कंस्ट्रक्टिवली इंगेज नहीं करता है, कोऑपरेट नहीं करता है अपने लेंडर के साथ में और डिफॉल्ट करता है टाइमली पेमेंट करने में, जबकि उसके पास एबिलिटी है टू पे. Thwarting lenders' effort of recovery of their dues by not providing necessary information sought, denying access to the asset financed, collateral securities, obstructing sale of securities, etc. कोई ऐसा बोरोवर जो क्या करता है, कंस्ट्रक्टिवली इंगेज नहीं करता है अपने लेंडर के साथ में, टाइमली रिपेमेंट में डिफॉल्ट करता है जबकि उसके पास एबिलिटी है कि वो पे कर सकता है. उसके अलावा वो क्या करता है, जो रिकवरी के एफर्ट होते हैं बैंक के, जो उसके लेंडर के, उनको भी रोकना चाहता है, सारी जो है उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है, अड़चने लगाता है, जो इन्फॉर्मेशन उससे मांगी जाती है वो मना करता है, एक्सेस डिनाई करता है, एसेट्स के पास में कोलेटरल सिक्योरिटीज़ को जाने नहीं देता बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो सेल ऑफ सिक्योरिटी बैंक करना चाहता है कानूनी रूप से अपना पैसा रिकवर करने के लिए, उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है. तो ऐसे जो बोरोवर हैं उनको हम नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर कहेंगे. In effort, a non-cooperative borrower is a defaulter who deliberately stonewalls legitimate effort of the lender to recover their dues. समराइज करने के लिए ये है कि नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर वो है जो ऐसा डिफॉल्टर है जो जानबूझकर डेलिबरेटली एक दीवार खड़ी करता है, स्टोन वॉल्स, जो लेजिटिमेट एफर्ट हैं, जो कानूनी जो सही एफर्ट हैं बैंक लेंडर के अपने ड्यूज रिकवर करने के, उनके सामने बाधाएं उत्पन्न करता है. Bank financial institutions should take the following measures in declassifying a borrower as non-cooperative borrower and reporting information on such borrower to Central Repository of Information on Large Credit CRILC. अब कुछ गाइडलाइन जो हैं वो दी गई हैं आरबीआई के द्वारा, किस बारे में, कि किन कस्टमर को क्लासीफाई किया जाएगा बोरोवर को नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर, या फिर कैसे उनको नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर की लिस्ट से इसी बोरोवर को हटाया जाएगा, और उनकी रिपोर्टिंग, इस इंफॉर्मेशन को क्रिलिक को रिपोर्ट किस तरह से करना है. तो इसमें साथियों जो गाइडलाइन है उसमें पहला है द कट ऑफ लिमिट फॉर क्लासिफाइंग बोरोवर एज नॉन कोऑपरेटिव वुड बी दोज हैविंग एग्रीगेट फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम द कंसर्न बैंक. कम से कम 5 करोड़ का एक्सपोजर उस पर्टिकुलर बोरोवर का होना चाहिए, फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड दोनों मिलाकर एग्रीगेट जो एक्सपोजर है दैट शुड बी अबव 5 करोड़.
A non-cooperative borrower in case of company will include beside the company its promoter and director. कंपनी के केस में क्या किया जाएगा, जो इसके प्रमोटर हैं और डायरेक्टर हैं, कंपनी के अलावा इसके प्रमोटर और डायरेक्टर भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे। किनको एक्सक्लूड किया जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट एंड द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, उनको छोड़कर बाकी जो डायरेक्टर होंगे, जो प्रमोटर होंगे, वो बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे अगर कंपनी बिल्कुल डिफॉल्टर घोषित होती है तो। In case of borrower business enterprise other than companies, non-cooperative borrower would include person who are in charge and responsible for the management or affair of the business enterprises. कंपनी के अलावा जो बाकी बिजनेस एंटिटीज़ हैं, उन केस में क्या होगा, अगर उनको नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर डिक्लेयर किया जाता है तो उस केस में जो मैनेजमेंट देखने वाला जो पर्सन है, जो की पर्सन है, वो भी नॉन कोऑपरेटिव की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इट वुड बी इंपेरेटिव ऑन द पार्ट ऑफ बैंक एफआई टू पुट इन प्लेस अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर क्लासिफाइंग बोरोवर एंड नॉन कोऑपरेटिव। एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होनी चाहिए कि किस बोरोवर को नॉन कोऑपरेटिव करना है, किसको नहीं करना है। सॉलिटरी और आइसोलेटेड इंस्टेंस शुड नॉट बी अ बेसिस ऑफ सच क्लासिफिकेशन। किसी एक इंस्टेंस के बेसिस पे उनको क्लासीफाई नहीं करना। वैसे मान लीजिए कोई बोरोवर है, वो वैसे टाइमली पेमेंट करता है, एक बार आपकी अगर कोई कुछ ऐसा हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इस एक या दो इंसिडेंट को लेकर इतना बड़ा डिसीजन लेना, उसको नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर घोषित करना, वो सही नहीं है। वो प्रॉपर जो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होना चाहिए, प्रॉपर डिसीजन लिया जाना चाहिए उसमें। तो ये हैं सारी चीज़ें साथियों। नेक्स्ट हमारा है, इफ द कमिटी concludes that the borrower is non-cooperative, it shall not issue a show cause notice to the concerned borrower. अगर कमेटी जो बनाई गई है, लास्ट जो था उसमें ये था कि कमेटी एक प्रॉपर बनाई जाएगी जिसमें बैंक के अलग अलग ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल्स होंगे। हम उस कमेटी के सामने जब चीज़ें जाती हैं, अगर वो कमेटी ये डिसीजन लेती है कि ये पर्सन जो है वो नॉन कोऑपरेटिव, इफ़ द कंपनी कंक्लूड्स दैट द बोरोवर इज नॉन कोऑपरेटिव, इट शैल इशू अ शो कॉज नोटिस टू द कंसर्न बोरोवर। तो अगर कंपनी ये जो कमेटी है वो ये डिसाइड कर लेती है, कंक्लूड कर लेती है कि बोरोवर जो है नॉन कोऑपरेटिव है, तो वो एक शो कॉज नोटिस जारी करेंगे कंसर्न बोरोवर को एंड कॉल फॉर इट सबमिशन, और उनके जवाब के बाद लिए कहेंगे, आफ्टर कंसिडरिंग हिज सबमिशन इशू एन ऑर्डर रिकॉर्डिंग द बोरोवर टू बी नॉन कोऑपरेटिव एंड रीजन फॉर द सेम। और एक बार जो बोरोवर का जवाब आ जाएगा, उसके हिसाब से वो उसको डिक्लेयर करेंगे कि वो नॉन कोऑपरेटिव है या नहीं है। द ऑर्डर ऑफ द कमिटी शुड बी रिव्यूड बाई अनदर कमिटी हेडेड बाई चेयरमैन, CEO, MD एंड कंसिस्टिंग इन एडिशन टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द बैंक एफआई इन ऑर्डर टू शैल बिकम फाइनल ओनली आफ्टर इट कन्फर्म द रिव्यू कमिटी। तो इसमें साथियों एक कमेटी उसको डिसाइड करेगी, उसके बाद फर्दर एक बड़ी कमेटी होगी जिसमें CEO, MD जो है उसको चेयर करेंगे, हेड करेंगे, और उसके पास वो जाएगा, वो फाइनल डिसीजन वो लेंगे। थर्ड है हमारा, बैंक FII विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर नॉन कोऑपरेटिव। क्लिक के करेंगे 21 दिनों के अंदर जो है, जैसे ही वो रिलेवेंट क्वार्टर खत्म होता है, जिस क्वार्टर में ये डिसीजन लिया गया है कि किसी बोरोवर को नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट 21 दिन के अंदर अंदर वो क्लिक को रिपोर्ट किया जाना होगा। बोर्ड्स ऑफ बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिव्यू ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस द स्टेटस ऑफ नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर। किसी बोरोवर को अगर नॉन कोऑपरेटिव घोषित कर दिया जाता है तो हाफ ईयरली बेसिस पे क्या करना है, उसके स्टेटस को रिव्यू किया जाना है कि वो अभी भी नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर की लिस्ट में रहना चाहिए उसका नाम, या फिर उसके कुछ जो चीज़ें हुई हैं उसके बीच में कुछ उसका जो व्यवहार है वो ठीक रहा है, कुछ कोऑपरेशन उसका रहा है, तो उसको हम रिमूव किया जा सकता है उनकी लिस्ट में। रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर शुड बी सेपरेटली रिपोर्टेड अंडर क्लिक विद द एडिक्वेट रीजनिंग रैशनल फॉर सच रिमूवल। ऐसे ही किसी अगर पर्सन का नाम अगर रिमूव करना है, मान लीजिए 6 महीने बाद कमेटी जो है वो डिसाइड करती है, बैंक ये डिसाइड करता है कि अब हम इस कस्टमर को नॉन कोऑपरेटिव की लिस्ट में नहीं रखना चाहते, इसका चीज़ें जो हैं इसने अपनी ठीक कर ली हैं, तो उस केस में भी जब किसी को रिमूव किया जाएगा तो वो भी क्लिक को एडिक्वेट रीजनिंग और रैशनल के साथ में रिपोर्ट किया जाना होगा। नेक्स्ट है, इफ एनी पर्टिकुलर एंटिटी एज मेंशन्ड इन above is reported as non-cooperative, any fresh exposure to such a borrower will be implication entail greater risk, necessity, higher provisioning। साथियों, अगर किसी को नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर घोषित कर दिया गया है, किसी बोरोवर को, सबसे पहले तो ये है कि उसको और ज़्यादा एक्सपोजर उसको देने का कोई सेंस ज़्यादा बनता नहीं है, नॉर्मली नहीं दिया जाता है। बट अगर एनी कोई फ्रेश एक्सपोजर देना होगा किसी ऐसे बोरोवर को, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा और उसमें ज़्यादा प्रोविजनिंग भी बैंक को करनी पड़ेगी। The bank's FIA will therefore be required to make higher provisioning as applicable to substandard asset in respect to new loan sanction to such borrower। जैसे ही नया लोन सैंक्शन किया जाएगा उनको, ऐसे बोरोवर को, तो उनको जो प्रोविजनिंग जो होगी वो ऐसी करनी पड़ेगी जैसे कि सब स्टैंडर्ड एसेट के केस में की जाती है।
and also new loan sanction to any other company that has on its board of director any of the whole time director promoter, या उस पर्टिकुलर एंटिटी को, या फिर उनके जो डायरेक्टर हैं वो अगर किसी, या प्रमोटर हैं वो अगर किसी और फर्म में भी डायरेक्टर या प्रमोटर हैं, तो और ऐसी किसी फर्म को भी बैंक लोन देता है, उसमें भी बैंक को ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो साथियों, ये था हमारा नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर पे पूरी जो आरबीआई की गाइडलाइन है, जो कि उसके सर्कुलर में दी हुई है दिसंबर 22 2014 के। इसके आगे का साथियों यूनिट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट इसका यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।